हेलो दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फायर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तर युग को, वो भी बिहार के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हाल ही में कैंसिल हुआ है, वो कभी ना कभी 2 महीने 3 महीने के अंतराल में ही जल्दी ही होगा। और उसके लिए हम लोग फिर से ज़ोरों शोरों से तैयारी करेंगे। और इसी के क्रम में मैंने बिहार स्पेशल का सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के एक हिस्से प्रस्तर युग को कवर करने का प्रयास किया है, इसमें एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, प्रस्तर युग को स्टोन एज भी बोलते हैं। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। इसका मतलब कि हम लोग जो भी इसमें कालखंड पढ़ेंगे, सब में पत्थर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज आदिमानव रहा है और वह शुरू में शिकार करके ही अपना गुजारा करता था। रहने के लिए गुफाओं में रहते थे, जंगल उनका ठिकाना था, घर होते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम तक सभ्यता उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। तो आइए, प्रस्तर युग को हम लोग मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटेंगे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे चल के एक धातु तांबे की खोज होती है, जो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है, तांबा। और तांबा और पत्थर दोनों साथ साथ जिस युग में यूज होंगे, उसको ताम्र प्रस्तर युग कहते हैं। और इसको चालकोलिथिक एज भी कहते हैं, या कैल्कोलिथिक सभ्यता। आगे चल के हम लोग देखेंगे लौह युग, यानी कि आयरन एज। इसमें नाम से स्पष्ट है कि आयरन धातु की खोज हो जाती है और लोहे की ज़्यादा मात्रा में यूज होने के कारण इसको लौह युग कहा जाता है। हालांकि इसमें पत्थर का भी यूज होता है, लेकिन पत्थर और तांबे की अपेक्षा लोहा प्रधान धातु होती है। आइए हम लोग इसके अलग अलग समय को देखते हैं और बिहार में इनके अवशेष किन जगहों पे मिलेंगे उसको देखेंगे। फिर ये जो भी एज हैं, जो भी कालखंड हैं, उनके क्या क्या विशेषता हैं टेबल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पूरा पाषाण काल। इस काल को पूरा पाषाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल पत्थर का यूज होता था और पत्थर के जो भी हथियार बने होते थे, उस टाइम का मनुष्य शिकार करने के लिए या अपना कोई भी काम करने के लिए, हालांकि वो शिकार ही ज़्यादा करता था क्योंकि उस टाइम का मनुष्य खेती बाड़ी तो जानता नहीं था, तो शिकार करता था। शिकार करने के लिए जिन हथियारों का यूज करता था वो पत्थर के बने होते थे। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये हथियार बड़े बड़े पत्थर के बने होते थे, खुरदुरे होते थे और रफ होते थे, भद्दे टाइप के। उतना उसमें नक्काशी नहीं की होती थी, यानी कि ज़्यादा नुकीले नहीं होते थे, ज़्यादा उसमें धार नहीं होता था और पॉलिश वॉलिश नहीं किया होता था। रफ टाइप के कोई भी ऐसा एक ठो पत्थर उठाया, उसको थोड़ा बड़ा तोड़ा और उसका एक हथियार बना लिया। तो पूरा पाषाण काल में इंसान केवल पत्थर का यूज करता था और ये पत्थर के हथियार ज़्यादा नुकीले नहीं होते थे, खुरदरे होते थे और बड़े होते थे। पूरा पाषाण काल का समय 10 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हालांकि अलग अलग किताबों में इसके टाइम पीरियड अलग अलग दिए हैं, लेकिन जो ज़्यादा सटीक है मैंने वो यहाँ पे लिखा है। अब इसके अवशेष का बात करें तो नालंदा, मुंगेर और थोड़े बहुत मात्रा में पश्चिमी चंपारण में भी इसके अवशेष मिले हैं। तो पूरा पाषाण काल के अवशेष एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो नालंदा, मुंगेर और पश्चिमी चंपारण से। इसको याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादा किताबों में पश्चिमी चंपारण का नाम नहीं आता है, लेकिन यहाँ से भी अवशेष मिले हैं। आगे हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल का। इसका समय होगा 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व के बीच का। अब इसके अवशेष भी नालंदा और मुंगेर से मिले हैं। देखिए दोनों सेम है, इसको याद करना भी आसान होगा कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अवशेष नालंदा से, मुंगेर से, नालंदा से और मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। हालांकि इस दोनों में अंतर यह है कि पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के अवशेष पश्चिमी चंपारण से भी प्राप्त हुए हैं। इस काल की विशेषता ये होती है कि इस काल के हथियार भी पत्थर के बने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती है, मनुष्य हथियारों को और अच्छा बनाने का कोशिश करता है और पहले की तुलना में ये हथियार छोटे बनते थे क्योंकि इसको यूज करने में काफ़ी आसानी होता था।
अब सोचिए कि बड़े हथियार को यूज करना ज़्यादा आसान होगा कि छोटे हथियार को, तो छोटे हथियार को ज़्यादा यूज करना आसान होगा। तो इसके लिए छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनना स्टार्ट हुए। हालांकि ये इसकी अपेक्षा छोटे थे, लेकिन अभी भी ज़्यादा छोटे नहीं थे। और इसमें हथियार के साथ साथ औजार का भी यूज होने लगा, यानी कि औजार का भी उपयोग होने लगा। अब देखिए हथियार और औजार में अंतर क्या होता है। हथियार का उपयोग शिकार करने के लिए किया जाता है, किसी को मारने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है, जबकि औजार वो सारे साधन होंगे या सारी वस्तुएं होंगी जो हमारे काम को आसान बनाती हों। तो इसमें हथियार और औजार दोनों भी किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर बस इतना है कि जहाँ पूरा पाषाण काल के हथियार बड़े पत्थर के बने होते थे, खुरदरे होते थे, वहीं मध्य पाषाण काल के हथियार उसकी अपेक्षा छोटे बने होते थे और नुकीले बने होते थे। इसकी अपेक्षा इसमें धार ज़्यादा होते थे। एक बात मैं भूल गया था, पूरा पाषाण काल में किन किन वस्तुओं का खोज हुआ था? तो कुल्हाड़ी, खुरपी और चाकू। इसके साथ साथ कुछ और भी वस्तुएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनको हम लोग याद रखेंगे, जो एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेज हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल। दोस्तों नवपाषाण काल का समय 6000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसको लेके भी मतभेद हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम पीरियड दिया रहता है, लेकिन मोटी मोटा हम लोग याद रखेंगे कि 6000 से लेके 4000 ईसा पूर्व का काल नवपाषाण काल का है। अब इसके अवशेष चिरांद से, जो कि सारण जिले में पड़ता है, चेचर से, जो वैशाली, चेचर को ही श्वेतपुर भी बोला जाता है। तो कभी कभी अगर एग्जाम में दे देगा ऑप्शन में चेचर को ना देके श्वेतपुर देगा, तो समझ जाइए कि दोनों एक ही है, कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो चिरांद सारण जिले में है, चेचर वैशाली जिले में है, चेचर को ही श्वेतपुर भी बोलते हैं। सेनुवार जो कि रोहतास में पड़ता है, और मनेर ये पटना में पड़ता है। ये 4 जगहों से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल की विशेषता ये रही है कि इस काल के हथियार दोनों पूरा पाषाण काल की अपेक्षा और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा ज़्यादा छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक भी बोला जाता था। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथिक का मतलब पत्थर से बना। तो माइक्रोलिथिक हथियार किस काल की विशेषता रहे हैं? तो नवपाषाण काल की। इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद, चेचर, सेनुवार, मनेर। चेचर को श्वेतपुर बोलते हैं। चेचर कहाँ पे है? आप लोग मेरे साथ बोलिए, चेचर कहाँ पे है? वैशाली में, बहुत बढ़िया। और चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद पड़ेगा हमारा सारण में। सारण बिहार के पश्चिम में स्थित है। और मनेर तो आप लोग जानते ही होंगे, ये पटना में स्थित है। सेनुवार ये रोहतास में। 4 जगहों से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में ही सबसे पहले पहिए का आविष्कार होता है। पहिए का आविष्कार किस काल में होता है? तो नवपाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार हुआ तो उस पर चाक, उसी के साथ साथ चाक का भी आविष्कार हो गया। तो चाक या पहिया दोनों एक ही चीज़ होता है। देखिए पहिया भी गोल, चाक भी गोल, तो दोनों का, चाहे पहिया पूछे या चाक पूछे, किस काल में इसका आविष्कार हुआ? तो नवपाषाण काल में। आग का खोज अगर पूछा जाएगा तो आग का खोज पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन इसका उपयोग पूछा जाएगा तो नवपाषाण काल होगा। तो दोनों याद रखिएगा, आग का खोज पूरा पाषाण काल में, जबकि आग का उपयोग नवपाषाण काल में। और पूछा जाएगा कि कृषि करना मनुष्य ने कब स्टार्ट किया? तो नवपाषाण काल में। चाक, पहिया और कृषि ये तीनों नवपाषाण काल में। आग का उपयोग नवपाषाण काल में, आग का खोज पूरा पाषाण काल में। ताम्रप्रस्तर युग। दोस्तों ताम्रप्रस्तर युग को चाल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है। इस युग में तांबे का खोज हो गया था। हथियार बनाने के लिए पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग होने लगा। ताम्रप्रस्तर युग का समय 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि लगभग में हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति और वैदिक सभ्यता के शुरुआत का समय है ये। ताम्रप्रस्तर युग के अवशेष का बात करें तो चिरांद, चेचर, सेनुवार, मनेर। देखिए ऊपर का जो चारों है वही रहेगा, बाकी एक ठो और जुड़ जाएगा जिला इसमें, गया। अब गया में 2 जगहों से, सोनपुर और ताराडी।
तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ताराडी किस जिले में स्थित है, तो ताराडी गया में है। तो सोनपुर ताराडी दोनों गया में स्थित है। तो नवपाषाण काल के अवशेष देखिए जहां से मिले थे, चिराद, चेचर, सेनवार, मनेर, सेम टू सेम वही हम लोग इसमें याद कर लेंगे, ताम्रप्रस्तर युग में। बस एक ठो और बढ़ा देंगे गया को। देखिए चिराद, चेचर, सेनवार, मनेर ये चारों तो सेम है, बाकी एक ठो क्या जुड़ गया है, गया। गया के कौन कौन से जगह, सोनपुर और ताराडी। ये 4-5 जगह हम लोग याद रखेंगे। देखिए ज़्यादा थोड़ी है, 2 ठो ऊपर है, 4 ठो नीचे है और 1 ठो और है। तो 4 2 6 1 7 अगर स्थान हम लोग याद रखेंगे तो एग्जाम में इस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आएगा बिहार पीसीएस में या बिहार दरोगा में या फिर बिहार पुलिस में, वहाँ पे हम लोग गलती नहीं करेंगे। और आप लोग पेपर उठा के देखिएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हाँ, विशेष बात में यही याद रखेंगे कि माइक्रोलिथिक सभ्यता नवपाषाण काल को बोला जाता है। आग का खोज पुरापाषाण काल में, आग का उपयोग नवपाषाण काल में, पहिया या और चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में, और कृषि का आविष्कार या खेती का करना या स्थायी जीवन जीना मनुष्य ने कब स्टार्ट किया। तो देखिए जब खेती करना स्टार्ट करेगा तभी ना, खेती करने के लिए उसको एक जगह पे रुकना पड़ेगा। तो खेती करना या फिर अस्थायी जीवन जीना कब से स्टार्ट करता है मनुष्य, नवपाषाण काल से। अब देखिए ताम्रप्रस्तर युग और नवपाषाण काल के जो भी जगह हैं ये मैदानी इलाके में पाए जाते हैं, यानी कि गंगा के मैदान के आसपास। अब हम लोग देखेंगे लौह युग यानी कि आयरन एज। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में अगर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि किस धातु की खोज नहीं हुई थी या लोहे की खोज हुई थी कि नहीं हुई थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का बात करें तो इसका कालखंड 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि उसकी सबसे पूर्वी सीमा है, लास्ट सीमा थी, यानी कि बिहार में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि ताम्र युग के या फिर लौह युग के अवशेष बिहार से प्राप्त हुए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अवशेष अगर पूछा जाएगा कि बिहार में, तो बिहार से प्राप्त नहीं हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे देखिए लौह युग। दोस्तों लौह युग का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जिस धातु की खोज नहीं हुई थी वह धातु थी लोहा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।